हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। चलिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने में। पहला वर्ड है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है सुकून देना। अगर आप किसी को सुकून दे रहे हो तो आप उसको एलिविएट कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जामिनेशन में ही आ चुका है और ये सारे सिनोनिम्स होते हैं इसके जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। तो पहला है आप किसी को प्लैकेट कर रहे हो, आप किसी को पैसिफाई कर रहे हो, किसी को एमेलियोरेट कर रहे हो, किसी के दर्द को एमेलियोरेट कर रहे हो, एसुएज कर रहे हो, मिटिगेट कर रहे हो, उस इंसान को आप रिलैक्स फील करवा रहे हो, उसको काम डाउन कर रहे हो। एक इसका नाउन फॉर्म होता है ट्रैंक्विलिटी। इसका मतलब क्या होता है? शांत करना, शांति, सेरेनिटी। ये डायरेक्ट मीनिंग्स नहीं है, ये इसके नाउन फॉर्म के सिनोनिम्स हैं। तो ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी मीन्स शांति। तो आप किसी को शांति दे रहे हो, इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो? उसके दर्दों को कम कर रहे हो, एलिविएट कर रहे हो। उसके दर्दों को आप मिटिगेट कर रहे हो, कम कर रहे हो। ईज कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, कम कर रहे हो, लेसन कर रहे हो। एंटोनिम्स: जले पर नमक छिड़क दिया, भाई बढ़ा दिए दर्द। एग्रावेट कर दिए, इंटेंसिफाई कर दिए, बढ़ा दिए। वर्सन कर दिए, एग्जाकरबेट कर दिए, बढ़ा दिए। तो जो दवाइयाँ थी उसने किस चीज़ में मदद करी? उसका माइग्रेन जो है कम हो गया कुछ ही मिनट के अंदर। एक्शन की बात कर रहे थे, वर्ब था। कॉल्यूजन, लास्ट में ION लग रहा है, नाउन हो गया आपका। कॉल्यूजन का मीनिंग क्या होता है? जब लोग मिलके क्या करें? जब लोग मिलके कोई सीक्रेट प्लान बनाए, षड्यंत्र रचे। फॉर एग्जाम्पल शकुनी मामा क्या करते थे? षड्यंत्र रचते थे। तो क्या था? कॉल्यूजन था उनका, षड्यंत्र। तो अ सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग हार्मफुल और इलीगल, कुछ गलत करने के लिए वो जो प्लान बनाते हैं। सिनोनिम्स: कोऑपरेट करते हैं वो लोग, बहुत ओपननेस के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं और एक प्लान बनाते हैं। बट इसके सिनोनिम्स और वर्ड में क्या डिफरेंस है? ये जो कॉल्यूजन होता है ये नेगेटिव टोन का वर्ड है, ये गलत चीज़ों के लिए किया जाता है। जबकि ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स पॉजिटिव टोन के शब्द हैं। एंटोनिम्स इसके होते ही नहीं हैं। तो जो एविडेंस है, जो सबूत है, उसने क्या बताया कि भाई कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, मतलब दोनों कंपनीज क्या कर रही हैं? कोऑपरेट कर रही हैं, दोनों कंपनीज मिल गई हैं। किस चीज़ के लिए? मार्केट में प्राइसेस को फिक्स करने के लिए। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक वर्ड होता है कोलिजन। कोलिजन क्या होता है? ये भी नाउन होता है, लेकिन ये जो वर्ड है ये कोलाइड से बना है। कोलाइड का मीनिंग क्या होता है? टकरा जाना। तो जब दो चीज़ें आपस में टकरा जाती हैं तो उस टकराने को क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। बिल्कुल ही अलग अलग मीनिंग्स हैं, बस दिखने में एक जैसे हैं। नेक्स्ट वर्ड असैसिनेट करना, किसी को मार देना, किसी की हत्या कर देना। महात्मा गांधी जी को असैसिनेट किया गया था, मारा गया था। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। मर्डर करना, किसी प्रोमिनेंट मीन्स फेमस, फेमस इंसान का या पॉलिटिकल लीडर का। किल करना, मर्डर करना, एलिमिनेट हटा देना, एग्जीक्यूट कर देना, मार देना, स्ले कर देना, मार देना। स्ले के ऊपर डबल स्टार मार्क करो। कभी कभी किसी की तारीफ करनी होती है ना, तब भी स्ले वर्ड का यूज़ करते हैं। कैसे बोलते हैं ना, अरे तुमने तो मार ही डाला। तो इसका मतलब क्या है? तुमने स्ले कर दिया। तो स्ले का मतलब क्या होता है? मार देना, बट यहाँ पे तारीफ के लिए यूज़ हुआ है। एंटोनिम्स: प्रोटेक्ट करना, बचाना, सेफगार्ड करना, बचाना, प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना। तो जो टेररिस्ट ने जो प्लान बनाया था प्रेसिडेंट को मारने का, वो प्लान फॉइल हो गया। फॉइल मीन्स खराब हो गया, बर्बाद हो गया। किसके द्वारा? विजिलेंट। विजिलेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा। विजिलेंट मीन्स बहुत ही केयरफुल सिक्योरिटी टीम के द्वारा वो जो प्लान था वो क्या हो गया? खराब हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज एस्पिरेशन। लास्ट में ION लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। एस्पिरेशन शब्द का मीनिंग क्या होता है? वो चीज़ जो आपके अंदर से इच्छा होती है उसको क्या बोलते हैं? एस्पिरेशंस। देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है एस्पिरेशन और दूसरा होता है आपका इंस्पिरेशन। दोनों में फ़र्क क्या होता है? एस्पिरेशन आपके अंदर से आता है, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, अपने अंदर से आपके आ रहा है, तो वो एस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन, यार मेरा पड़ोसी डॉक्टर बनना है तो उसको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिली है डॉक्टर बनने की। तो जो बाहर से आता है वो क्या होता है? इंस्पिरेशन। क्या डिफरेंस क्लियर है सभी को? तो आप एस्पायर अंदर से करते हो और इंस्पायर बाहर वाले से होते हो। तो डिटर्मिनेशन, अंदर से आपने ठान लिया, रिजॉल्व ले लिया, ठान लिया। इंटेंशन, आपका इच्छा है ऐसा काम करने की, वोलेशन इच्छा है। एंटोनिम्स: एपेथी। एपेथी शब्द को अगर देखोगे तो रूट वर्ड क्या है? पैथोस। पैथोस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फीलिंग। किसी भी वर्ड के आगे ए या एन आ जाए,
इसका मीनिंग क्या होता है? नो। तो एपैथी मीन्स कोई फीलिंग ही नहीं, अंदर से कुछ है ही नहीं, इनडिफरेंस, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ज़िंदगी में क्या करना है, कुछ है ही नहीं अंदर से। तो एपैथी, इनडिफरेंस का मीनिंग क्या होता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिसइंटरेस्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनकंसर्न, आप चिंतित ही नहीं हो किसी चीज़ को लेके। तो उसका जो एस्पिरेशन था, उसकी जो इच्छा थी डॉक्टर बनने की, उस इच्छा ने उसको मोटिवेट किया अपनी स्टडीज़ में एक्सेल करने के लिए, अपनी स्टडीज़ में और अच्छा करने के लिए। समझ आ रही है वो क्या आप सभी को? कोनंड्रम, इसको सुन के हमेशा एक सॉन्ग याद आता है, पहेली, कैसी है ये पहेली। तो कैसा है ये कोनंड्रम? बचपन में पूछते थे ना हाथ हैं जिसके, ना बाल हैं, फिर भी वो चल सकती है, ऐसी ऐसी पहेलियाँ पूछते थे बचपन में। तो वो सब क्या थी? कोनंड्रम्स थे। डबल स्टार मार्क करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है। तो एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम या क्वेश्चन जो कि पजलिंग हो, रिडल हो, पहेली हो, एनिग्मा मीन्स कंफ्यूजिंग सी चीज़ हो, मिस्ट्री, रहस्य हो, ब्रेन टीजर हो, आपके ब्रेन को सोचने पे मजबूर कर दे, चैलेंज हो। एंटोनिम्स सॉल्यूशन है भाई, आंसर है, एक्सप्लेनेशन है, क्लैरिफिकेशन है, रिजोल्यूशन है, चीज़ें ठीक है। तो कोनंड्रम जो है, जो पहेली है किस चीज़ की, कि भाई काम को और फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस करें, ये बहुत सारे पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो सकती है। सिंडिकेट मीन्स ग्रुप, किसी तरह का ग्रुप, संघ, संगठन, उसको क्या बोलते हैं? सिंडिकेट। सिंडिकेट क्या होता है? जैसे ओपेक कंट्रीज़ हैं। ओपेक कंट्रीज़ कौन है? जहाँ पे ऑयल, पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है। तो इन कंट्रीज़ ने मिलके क्या किया है? कार्टेल बना लिया है। कार्टेल क्या होता है कि इन चारों कंट्रीज़ ने मिलके, इन चारों पांचों कंट्रीज ने मिलकर ग्रुप बना दिया है, और एक ग्रुप में डिसाइड करते हैं कि क्या प्राइसेस रखने हैं हमें, किस तरीके से पूरी मार्केट को हमको कंट्रोल करना है। तो इन्होंने क्या किया? एक सिंडिकेट बना लिया, एक कार्टेल बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, एक संघ बना लिया है, एक कंसोर्टियम बना लिया है, कार्टेल बना लिया, एसोसिएशन। एंटोनिम्स, इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं, सोलो हैं, अकेले हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो जो सिंडिकेट था, जो ग्रुप था, वो ज़्यादातर जो है कंट्री, सिटी के इलीगल ऑपरेशंस को कंट्रोल करता था। पार्ट ऑफ स्पीच, ये शब्द आपका नाउन हो गया। अगला वर्ड एक्सपेडिट करना मीन्स किसी चीज़ को जल्दी जल्दी करना। तो अगर आप किसी चीज़ को एक्सपेडिट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप उस चीज़ को जल्दी जल्दी करवा रहे हो। इस पर डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो, हेसन कर रहे हो, मीन्स जल्दी जल्दी करवा रहे हो। एंटोनिम्स, आपने डिले कर दिया, देरी करवाई, हिंडर किया, रोक दिया, इम्पीड किया, रोक दिया। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम डिलीवरी प्रोसेस को जल्दी जल्दी करवाएं, जिससे कि हम डेडलाइन को मीट कर सकें। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। एक्विटल, फिर से स्टार मार्क कर लो, बहुत बारी वर्ड एग्जाम में आया है। किसी का एक्विटल का मतलब क्या है? उसको फ्री कर दिया गया, उसको बरी दे दी गई है। बरी कर दिया गया मतलब उसके ऊपर से जो इल्ज़ाम थे, जो चीज़ें थी, वो हटा दी गई हैं। तो एक्विटल इज एक्सोनरेशन, उसको बरी कर दिया, क्लियरेंस फ्री कर दिया, विंडिकेशन फ्री कर दिया। अच्छा, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक्सोनरेट, इनकी वर्ब फॉर्म्स बहुत बार एग्जाम में आई हैं। एक्सोनरेट करना, विंडिकेट करना, लिबरेट करना, इमेंसिपेट करना, एक्सकल्पेट करना, एक्विट करना। इन सब का मीनिंग क्या होता है? किसी को फ्री कर देना ब्लेम से। आपने क्या किया? उसके ऊपर जो दोष था उसको उससे मुक्त कर दिया, या फिर क्या कह सकते हैं, उसको आपने क्या दे दी? एमनेस्टी दे दी। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? दोष मुक्त कर दिया। एंटोनिम्स, कन्विक्शन, उसको उसके ऊपर दोष लगा दिया, गिल्टी, उसको गिल्टी ठहरा दिया, वर्डिक्ट, गिल्टी वर्डिक्ट मीन्स उसको गिल्टी ठहराने वाला, वर्डिक्ट मीन्स जजमेंट दे दिया। वर्डिक्ट का मीनिंग क्या होता है? जजमेंट। गिल्टी मीन्स दोषी, तो दोषी ठहराने वाला जजमेंट दे दिया। कंडेमनेशन, उसको बहुत क्रिटिसाइज कर दिया, बुराई कर दी। तो सबूत के बावजूद भी जो डिफेंडेंट था, उसका जो एक्विटल था, सबूत था लेकिन फिर भी जो उसको बरी कर दिया गया, इससे बहुत सारे लोग चौंक गए कोर्ट रूम में। नाउन है ये शब्द आपका। एडवर्सरी, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मतलब तू मेरा कौन है भाई? एडवर्सरी है। ओपोनेंट है, राइवल है, एनिमी है, फो है, मीन्स दुश्मन है। एंटोनिम्स, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है, एली है, फ्रेंड है, सपोर्टर है। तो लीगल बैटल में उसने एक बहुत ही फॉर्मेडेबल मीन्स खतरनाक, डरावना, जो आपको हर पॉइंट पे चैलेंज करे, ऐसा दुश्मन मिला जो उसको हर टर्न पे क्या कर रहा था? चैलेंज कर रहा था। इंसान की बात हो रही है, तो ये नाउन हो गया। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। कट समवन सम स्लैक, स्लैक का मीनिंग क्या होता है? ढीला। तो आपने किसी को ढीला छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है? उसको फ्रीडम दे दिया भाई, तो कुछ एडिशनल फ्रीडम दे दिया उसको।
टू गो टू द एक्स्ट्रा माइल मतलब आप एक्स्ट्रा कोशिश कर रहे हो, आपको इतना ही करना था लेकिन आप एक्स्ट्रा माइल तक गए, मतलब आपने एक्स्ट्रा कोशिश भी करी। टू मेक एन एडिशनल एफर्ट। गो अप इन स्मोक, बहुत बार आ चुका है ये एग्जाम में कि आपके सारे एफर्ट्स दे वेंट अप इन स्मोक, मतलब सब फेल हो गए, किसी का कोई काम नहीं हुआ। फ्रेजल वर्ब्स, ब्रेक इनटू, जबरदस्ती घुस जाना भाई किसी के घर में। एंटर बाय फोर्स, ब्रेक इनटू, ब्रेक इन का मीनिंग भी यही होता है, जबरदस्ती कहीं एंटर कर जाना। कॉल फॉर, किसी चीज़ को पब्लिकली बोलना कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, तो यू कॉल्ड फॉर इट। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? चलिए आज का आर्टिकल रीड करते हैं, बट उससे पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। मर्डर एंड मोटिव, किसी की हत्या और मकसद क्या था। तो धबोलकर किलर्स, जो इनके मारने वाले हैं, जिन्होंने इनको मारा है, गेट लाइफ टर्म, उनको ज़िंदगी भर के लिए उम्र कैद की सज़ा हो गई है। बट फेलियर, लेकिन जो फेलियर है टू अनअर्थ, अनअर्थ मीन्स पता लगा पाना, तो इस चीज़ में फेल हो गए कि हम पता ही नहीं लगा पाए कि षड्यंत्र क्या था, क्या षड्यंत्र था, इसके ना पता लगाना क्या है, कंसर्निंग है, चिंताजनक है। तो ऑथर क्या कह रहे हैं, मारने वालों को उम्र कैद तो हो गई लेकिन षड्यंत्र का पता अब तक नहीं लगा है और ये बात चिंताजनक है। और ऐसा लग रहा है आज कुछ CID वाला आर्टिकल है, कुछ सस्पेंस वाला आर्टिकल है। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सभी लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेंगे, मैं आपको डायरेक्टली समझा रही हूँ। इट इज़ अ मैटर, ये कुछ कंसोलेशन में सुकून, तो ये जो है बात कुछ सुकून की है, कुछ कंफर्ट की है। दैट द टू मैन, कि दो आदमी जिन्होंने मार दिया नरेंद्र दाभोलकर को, जो कि एक रैशनलिस्ट थे एंड एंटी सुपरस्टिशन एक्टिविस्ट थे। रैशनलिस्ट मीन्स लॉजिक से चीज़ों को सोचते थे और जितने भी अंधविश्वास हैं उनके खिलाफ खड़े होते थे। उनको मार दिया गया दो लोगों के द्वारा। अब उन दो लोगों को क्या किया गया है, सेंटेंस, जेल दे दी गई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सेंटेंस मीन्स जेल में डाल देना, लाइफ, उम्र भर के लिए। तो उनको उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है एक सेशंस कोर्ट के द्वारा पुणे में। तो ये बात सुकून की है। एट द सेम टाइम पे इट इज़ रिग्रेटेबल, ये बात बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी से भरपूर है, शर्मिंदा करने वाली है, दुख वाली है। दैट इट टुक ओवर, कि 10 साल से ज़्यादा लग गए सिंस द अगस्त 2013 असैसिनेशन। उन्होंने मर्डर किया था अगस्त 2013 में। कैन यू इमेजिन, असैसिनेशन मीन्स मर्डर। 10 साल से ज़्यादा लग गए उनको फॉर देम टू बी ब्रॉट टू जस्टिस, उनको पनिशमेंट देने के लिए, दाभोलकर जी को न्याय देने के लिए 10 साल से ज़्यादा लग गई। ये बात बहुत ख़राब है भाई। इट इज़ डिस्क्वाइटिंग, डिस्क्वाइटिंग मीन्स परेशान कर देने वाली चीज़। ये परेशान कर देने वाली चीज़ है दैट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो CBI है, वो फेल हो गई टू प्रूव द कॉन्स्पिरेसी, कि वो षड्यंत्र को प्रूव नहीं कर पाई बिहाइंड द किलिंग, कि भाई क्यों मारा गया था उनको, इस चीज़ को वो क्या नहीं कर पाई, वो प्रूफ नहीं कर पाई। और ये बात कैसी है, ये बात बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देने वाली है। लीडिंग टू द, जिसकी वजह से, जिस षड्यंत्र की वजह से एक्विटल हुआ, एक्विटल मीन्स बरी कर दिया गया, ऑफ द मैन, उस इंसान को जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, अरेंजमेंट, जिसको कोर्ट में लाया गया था, जो कि मेन षड्यंत्रकारी था। तो ये बात बड़ी ख़राब है कि CBI प्रूव ही नहीं कर पाई कि षड्यंत्र था और उस इंसान को बरी कर दिया गया जो इंसान के ऊपर इल्ज़ाम था कि ये मेन षड्यंत्रकारी था। इट इज़ अ सेटबैक, ये क्या है, एक फेलियर है। किसका फेलियर है, टू द कंक्लूजन ऑफ, जो फाइनल रिजल्ट दिया था इन्वेस्टिगेटर्स ने, जो लोग इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे महाराष्ट्र में और कर्नाटका में, कि एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था थी जिसका नाम था सनातन संस्था, वो इसके पीछे थी, बिहाइंड द हीनियस, हीनियस मीन्स बहुत ही ज़्यादा घिनौना। तो बहुत ही ज़्यादा घिनौना जो मर्डर हुआ था ऑफ आइडियोलॉजिकल एडवर्सरीज, जो उनकी आइडियोलॉजी के, तो ये जो संस्था है उसका जो विचारधारा थी, उस विचारधारा के दुश्मन थे, तो उनको मर्डर कर दिया, उनका मर्डर कर दिया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे थी। बिटवीन 2013 एंड 2017, तो जितने भी मर्डर्स हुए उसके पीछे संस्था थी। तो ये बात इन्वेस्टिगेटर्स ने बताई थी, ये कंक्लूजन दिया था। ऑल्दो, हालांकि क्वेश्चन अभी भी अलाइव है, क्वेश्चन ये अभी भी जिंदा है इन 3 अदर ऑनगोइंग मर्डर ट्रायल्स। तो अभी 3 ऐसे केसेस और चल रहे हैं, उनमें अभी भी यही सवाल है कि क्या ये संस्था उनके मर्डर के पीछे थी या नहीं थी। तो पूरे पैराग्राफ की समरी क्या है कि भाई नरेंद्र जी को मार दिया गया, 10 साल बाद उनके खूनियों को सज़ा मिली है। वो एक
अंधविश्वास के खिलाफ खड़े होने वाले एक्टिविस्ट थे। सीबीआई जो है षड्यंत्र को प्रूव नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो मेन इंसान था वो बच गया, उसको बरी कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है कि जो इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया था कि ये संस्था जो है उसके पीछे थी। ये संस्था काफ़ी सारे मर्डर्स के पीछे थी, ऐसा बोला। और वो किसका मर्डर थे? आइडियोलॉजिकल एडवर्सरीज के, जो उसकी विचारधारा के विरुद्ध थे। हालांकि अभी ये सवाल अभी भी चल रहा है कि क्या ये संस्था पीछे थी या नहीं थी। समझ आया सभी को? चलिए थोड़ी सी ग्रामर देखते हैं। मुझे कुछ कुछ चीज़ें बताना। हैव बीन सेंटेंस्ड, एक तो ये बता दो ये एक्टिव है या पैसिव है, और एक इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। सब्जेक्ट बता दो और एक्टिव पैसिव है ये बता दो। अगली चीज़ आप मुझे क्या बताओगे? डिस्क्वाइटिंग वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताओगे। किलिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बताओगे। अरेंड वर्ब का सब्जेक्ट बताओगे। इसका टेंस बताओगे। इस वॉज वर्ब का सब्जेक्ट बताओगे। चलो, हैव बीन सेंटेंस्ड, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये आपका पैसिव वॉइस है। इसका सब्जेक्ट क्या है? देखो ये कॉमा कॉमा के बीच में है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये हु से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो इस हैव बीन सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? मेन, ये वाले मेन जो कि दो थे। ये प्लूरल था इसलिए हमने हैव लगाया। डिस्क्वाइटिंग आपका एडजेक्टिव है। इट इज़, ये कैसे इट के बारे में बता रहा है, जो शब्द प्रोनाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है। किलिंग, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, किलिंग आपका नाउन है। V1 प्लस ING है जो कि नाउन का रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब ये किसको क्या बोलेंगे? ये आपका जेरेंड है। अरेंड, नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आने वाली वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं होता। इट इज़ अ सेटबैक, एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वॉज, ये तो देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इस वॉज का सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक हुए? चलिए आगे रीडिंग करेंगे सभी लोग। आप वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हो। चलिए देखते हैं। वीरेंद्रशन तावड़े जो कि एक ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट थे। ये कौन होते हैं? ये लोग वो होते हैं, ये डॉक्टर्स होते हैं जो ईयर नोज ENT स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। तो एक ENT स्पेशलिस्ट थे ये, जो कि एसोसिएटेड थे इन संस्था की एक्टिविटीज़ के साथ। इस द वन, ये वो हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था, एक्विटेड मीन्स जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था इस षड्यंत्र को रचने का, कॉन्स्पिरेसी चार्ज में षड्यंत्र को लीड करने का। ही वॉज एन, ये एक आउटस्पोकन मीन्स एकदम फ्री होके बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे, एकदम मुंह पे बोलते थे। एंटागोनिस्ट थे, एंटागोनिस्ट मीन्स दुश्मन थे, खिलाफ थे। तो ये जो थे तावड़े जी, ये खिलाफ थे दाभोलकर के। और जो उनकी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र, तो ये उनकी जो समिति थी, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि कैंपेन कर रहा था, किसके खिलाफ कर रहे थे? अंधविश्वासों के खिलाफ कर रहे थे। तो तावड़े जी जो हैं दाभोलकर के, और दाभोलकर जी की एक समिति के खिलाफ थे, वो समिति अंधविश्वास के अगेंस्ट थी। तो इन दोनों के खिलाफ थे तावड़े जी। डिस्पाइट द कोर्ट फाइंडिंग, कोर्ट को ये बात पता चल गई थी कि सचिन अंदूरे और जो शरद कलस्कर हैं, जो कि यंग मैन हैं, जो कि संस्था से एसोसिएटेड थे, वर द वंस, इनको मारा गया था, नहीं इन्होंने मारा था, किसको मारा था? हु शॉट दैट, इन्होंने मारा था 69 ईयर ओल्ड दाभोलकर को पुणे में। इट क्रिटिसाइज्ड, उसने क्रिटिसाइज किया कि भाई तुम अभी तक मास्टरमाइंड को क्यों नहीं ढूंढ पाए हो, जिसने षड्यंत्र रचा उनके ऊपर से अभी तक मास्क क्यों नहीं हटा पाए हो।
दिस मेंट, इसका मतलब है कि जो रोल था उस सनातन संस्था का, अभी तक वो रोल लीगली स्टैब्लिश नहीं हुआ है, कि मतलब अभी तक नहीं पता उसका क्या रोल था। हालांकि कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने इस बात को बोला कि जिस तरीके से डिफेंस लॉयर्स ने कोशिश करी थी टार्निश करने की, खराब करने की इमेज को दबोल करके और उनके एक्टिविटीज़ के, उस चीज़ को कोर्ट ने नोट किया। तो बेसिकली कहानी समझ में आ रही है, कहानी क्या है? तो कहानी ऐसी है, नरेंद्र जी की एक संस्था थी, संस्था नहीं कहेंगे उसको, समिति कहेंगे, संस्था से कंफ्यूज मत होना। ये समिति क्या करती थी, ये जितने भी अंधविश्वास है उनके खिलाफ काम करती थी। तो ये एंटी सुपरस्टिशन थी, मतलब जितने भी सुपरस्टिशन, TION, तो जितने भी अंधविश्वास होते थे उनके खिलाफ काम करती थी। ऐसे ये था, ठीक है। अब एक संस्था थी जिसका नाम था सनातन संस्था। तो इंजाम क्या था इस संस्था के ऊपर कि इस संस्था ने इनको मारा है। अब इस संस्था ने डायरेक्टली नहीं मारा, इन संस्था के जो लोग थे, जिसमें वीरेंद्र जी का नाम है, वो क्या थे, एसोसिएटेड थे संस्था की एक्टिविटी से और वो उसको लीड कर रहे थे। तो उनके ऊपर इंजाम था कि षड्यंत्र उन्होंने रचा है। चलो, अब जिन दो लोगों ने मारा, कौन कौन वो लोग थे, सचिन और शरद, इन दो लोगों ने मारा। तो इन दोनों लोगों को तो चलो अब उम्र कैद की सज़ा हो गई, लेकिन इस संस्था का कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस संस्था के ये जो वीरेंद्र सिंह जो हैं, उनका कुछ भी नहीं हुआ, ऑथर ऐसा कह रहे हैं। तो अभी तक मास्टरमाइंड के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है, या मास्टरमाइंड अभी तक सामने नहीं आया। अभी भी सवाल है कि क्या ये इन्वॉल्व थे या नहीं थे। समझ आ रहा है सभी को आर्टिकल? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे पॉज करके। एडिशनल सेशंस जज PP यादव ने 171 पेज का जजमेंट दिया, जो कि बिल्कुल सही तरीके से पॉइंट आउट करता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ मोटिव, एक मकसद का होना इनसफिशिएंट होगा एक षड्यंत्र को प्रूव करने के लिए। तो सेशंस जज ने क्या बोला कि भाई मकसद है, इसका मतलब नहीं है कि षड्यंत्र है। मकसद का होना सफिशिएंट नहीं है षड्यंत्र को प्रूव करने के लिए। और रिलायबल में जिसके ऊपर आप विश्वास कर सको, और डायरेक्ट सबूत की ज़रूरत है इस चीज़ को दिखाने के लिए कि जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, उसने उस मकसद को पूरा किया है। एक मकसद का होने का मतलब नहीं है कि इसी इंसान ने मारा होगा। मकसद हो प्लस सबूत भी हो, तभी हम कह सकते हैं कि भाई ये इंसान गलत है। तो एविडेंस भी हो और मकसद भी हो, दोनों चीज़ें चाहिए। हाउएवर, लेकिन उनको ये बात बहुत अजीब लगी, ही डज फाइंड इट स्ट्रेंज। तो PP यादव को ये चीज़ बहुत अजीब लगी दैट द डिफेंस, कि जो डिफेंस के लॉयर थे वो क्या कोशिश कर रहे थे, सीकिंग मीन्स कोशिश, वो ये कोशिश कर रहे थे टू इस्टेब्लिश ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। तब वो चश्मदीद गवाहों को जब एग्जामिन कर रहे थे, उनसे जब सवाल जवाब कर रहे थे, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो नरेंद्र थे, जो विक्टिम थे, वो एंटी हिंदू थे। तो कोर्ट को ना ये चीज़ बड़ी अजीब लगी। भाई वो सुपरस्टिशन के खिलाफ थे, अंधविश्वास के खिलाफ थे, तो डिफेंस लॉयर ये क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एंटी हिंदू है। सनातन संस्था का जो रोल है, जो इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया महाराष्ट्र और कर्नाटका में, उसको देखा गया है मर्डर्स में। गोविंद पंसारे का मर्डर हुआ है, जो एक लेफ्टिस्ट लीडर थे कोल्हापुर में महाराष्ट्र में। एकेडमिशियन MM कलबुर्गी का मर्डर हुआ, जर्नलिस्ट गौरी लंकेश का मर्डर हुआ। तो इन तीनों के मर्डर में भी कहीं कहीं इस संस्था का रोल देखा गया, ऐसा इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया था। तो बेसिकली बात क्या है, इन्वेस्टिगेटर्स ऐसा कह रहे थे कि ये संस्था जिम्मेदार थी। लास्ट पैराग्राफ। वीडियो को पॉज करके आप रीड कर लेंगे। इन फैक्ट, वास्तव में एक बैलिस्टिक्स एनालिसिस हुआ। बैलिस्टिक्स का मतलब है गन की जो गोली लगी, उस गोली का एनालिसिस हुआ। ये पता चला कि जो गन लंकेश को मारने के लिए यूज़ की गई थी, उस एनालिसिस ने बताया कि यही गन कलबुर्गी के मर्डर में भी यूज़ की गई थी। गन सेम थी, बहुत सारे फीचर्स कॉमन थे चारों मर्डर्स में, उन सबको अभी तक पता लगाया गया है, अनअर्थड भी सामने आए हैं, जिसकी वजह से पुलिस ये कंक्लूड कर रही है कि एक ही ग्रुप है, सिंडिकेट मीन्स ग्रुप, एक सिंगल ग्रुप है जो कि एक्टिव है। किस चीज़ को कर रहा है, वो अपने दुश्मनों को मिटा रहा है। एडवर्सरीज मीन्स दुश्मन, एलिमिनेट मीन्स मिटाना। तो एक ही ग्रुप है जो अपने सारे विरोधियों को मिटा रहा है। गवर्नमेंट जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका की, अब उनको ग्रेटर पॉलिटिकल विल दिखानी होगी। पॉलिटिकल विल मीन्स पॉलिटिकल इच्छा दिखानी होगी इन कॉम्बैटिंग मीन्स लड़ने में, इन
खतरों से लड़ने में जो इंडिपेंडेंट थिंकर्स और एक्टिविस्ट के हैं। तो जो लोग अलग विचार रखते हैं उन लोगों के ऊपर जो खतरा होता है ऐसे ग्रुप का, उस ग्रुप के खतरे को लड़ने के लिए अब कर्नाटक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक इच्छा दिखानी होगी। पहला स्टेप क्या होगा इस रिगार्ड में, इस चीज़ में पहला कदम क्या होगा कि एक्सपेडाइट किया जाए, तेज़ी से किया जाए ऑनगोइंग ट्रायल्स, जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको जल्दी जल्दी किया जाए और फोकस किया जाए किस चीज़ के ऊपर, षड्यंत्र को प्रूव करने में, जो कि मोटिवेटेड है किस चीज़ से, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की। लोग रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तक चले जाते हैं, कट्टर हो जाते हैं, तो कट्टरवाद से ये षड्यंत्र मोटिवेटेड था। तो अब जो ट्रायल्स हो रहे हैं उसको एक्सपेडाइट करना होगा, जल्दी जल्दी करना होगा, षड्यंत्र को प्रूफ करना होगा पूरी तरीके से, तभी कुछ हो पाएगा, ऐसा ऑथर ने बोला। समझ आई पूरी कहानी क्या थी सभी को? टोन कैसी थी? सॉम्बर, सॉम्बर मीन्स दुख दिलाने वाली, अंदर से खराब फील करवाने वाली, ऐसी टोन को क्या बोलते हैं? सॉम्बर। और क्रिटिकल, किसी की बुराई करना। तो ऑथर ने बुराई की है कि भाई जिसने षड्यंत्र रचा था उसका कुछ हुआ ही नहीं, तो क्रिटिकल भी टोन थी और ऑथर की सॉम्बर भी थी, दुख भी फील करवाया कि भाई जो अलग अलग, जिनके विचार अलग होते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, उनको कितना खतरा होता है। क्लियर सभी को? चलिए अब हम स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग भी आप वीडियो को पॉज कर करके करेंगे। आपको बस ये चेक करना है कि हमारा मेन आइडिया और आपका मेन आइडिया मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो गरीबी का जो रेशियो है वो कम होता जा रहा है और ये ट्रेंड लगातार बना हुआ है। आप वीडियो को पॉज करेंगे, 30 सेकेंड्स लेंगे, स्किम करेंगे और देखेंगे कि आपका मेन आइडिया हमारा मेन आइडिया सेम है या नहीं। तो एक फैक्ट शीट आई इनके द्वारा, उसने बहुत सारे पॉवर्टी के और इनइक्वालिटी के ट्रेंड्स बताए। इस स्टडीज़ ने बताया कि किस तरीके से डेटा को कंपेयर किया जा रहा है। गरीबी जो है, इनइक्वालिटी जो है, कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया कि जब डेटा नहीं होता है तो एस्टिमेट्स जो है फाइनल नहीं होते हैं। यूनिट लेवल डेटा होता है तो अच्छे एस्टिमेट्स आते हैं एवरेज डेटा के कंपैरिजन में। गरीबी के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करते यूनिट लेवल डेटा से, तो अब गरीबी और इनइक्वालिटी को फैक्ट शीट डेटा से भी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मेन आइडिया था ही नहीं इसमें, बस ये बताया गया कि भाई डेटा निकाला गया, एस्टिमेशंस किए गए, किस चीज़ के? गरीबी के और इनइक्वालिटी के। अगला पैराग्राफ आप वीडियो को पॉज करके स्किम करेंगे। तो गरीबी का जो रेशियो है वो 29.5% से 21.9% हो गया और फिर 3% हो गया इसके हिसाब से। अगर हम पुराने पीरियड को देखें तो जो गरीबी का जो डेटा था वो तो इतने से इतना हो गया। एस्टिमेट्स अगर हम इनइक्वालिटी के देखें तो ये जो है इतने से इतना, ये भी डिक्लाइन हो गया, इतने से इतना हो गया, और इसने ये भी दिखाया कि ये जो है इतने से इतना हो गया। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मेन आइडिया क्या था? डेटा दिया हुआ है और बेसिक मेन आइडिया ये था कि गरीबी कम हुई है और इनइक्वालिटी भी कम हुई है। इनइक्वालिटी थोड़ी कम हुई है लेकिन गरीबी बहुत ज़्यादा कम हुई है। तो दिस वाज द मेन आइडिया, गरीबी कम हुई है और इनइक्वालिटी कम हुई है। लास्ट पैराग्राफ पॉज करके स्किमिंग करेंगे। अर्बन एरियाज़ में इनइक्वालिटी इतने से इतने हुई है, तो गरीबी तो बहुत ज़्यादा कम हुई है। हालांकि इस टाइम में के मतलब इस टाइम को कंपेयर करें, इस टाइम को कंपेयर करें तो रेट ऑफ डिक्लाइन लोअर था। इनइक्वालिटी कम हुई है, शहरों में ज़्यादा कम हुई है इनइक्वालिटी। तो ये सारे के सारे एस्टिमेट्स डिपेंड करते हैं कि किस चीज़ को आप गरीबी बोलते हो, किस चीज़ को गरीबी से ऊपर बोलते हो। इन्होंने रेफरेंस को भी चेंज कर दिया है जिससे कि कंजम्पशन की रिपोर्टिंग इंप्रूव हो। 3 एस्टिमेट्स जो हैं अवेलेबल हैं और जिन 3 एस्टिमेट्स का नाम दिया गया है। तो बेसिकली फिर से वही चीज़ है कि गरीबी अच्छी खासी कम हुई थी 2011-12 से और 2022-23 के बीच में। हालांकि जो रेट ऑफ डिक्लाइन था वो थोड़ा सा कम था इस वाले कंपैरिजन में। ऊपर से इनइक्वालिटी भी कम हुई है, शहरों में ज़्यादा इनइक्वालिटी कम हुई है। और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप गरीबी लाइन को क्या मानते हो। अगर गरीबी लाइन 10,000 रुपये पर मंथ कमाने वाले इंसान को, इससे कम कमाने वाले इंसान को गरीब बोल रहे हो, या 20,000 रुपये पर मंथ इससे कम कमाने वाले इंसान को गरीब बोल रहे हो, तो पॉवर्टी लाइन पे डिपेंड करते हैं एस्टिमेट्स। बट गरीबी भी कम हुई है और इनइक्वालिटी भी कम हुई है, ऐसा ऑथर ने बोला। सो दिस वाज द मेन आइडिया। समझ आए दोनों आर्टिकल सभी को? सिर्फ मेन आइडिया मैच करना होता है स्किमिंग वाले में और रीडिंग वाला पूरा समझना होता है। चलिए मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे जल्दी से। कोनंड्रम मीन्स कन्फ्यूजन, एलिविएट दर्द कम कर देना, एसेसिनेट मर्डर कर देना, बेनेवोलेंट काइंड फ्लैगिंग कोई चीज़ कम होती जाए। CDEAB स्कोर्स एवरीवन।
8 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोगों को कमेंट में बताना है। हर किसी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। जो बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस वाली बुक भी गिफ्ट करेंगे, जिस बच्चे का नाम कल कॉमेंट सेक्शन में पिन भी हो जाएगा। तो मेक श्योर करेंगे कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कॉमेंट में लिखें ही लिखें, ठीक है। जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सारे बैचेस चाहते हैं, ग्रामर कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, परफेक्शन बैच को अटेंड करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट अटेंड करना चाहते हैं परफेक्शन बैच के, तो वो आज के आज ही येस ऑफिसर पे जाके निमिषा बंसल एक्सक्लूसिव ले लेंगे। इसमें आपको इंग्लिश मिलेगी सारे एग्जाम्स के लिए और कंप्लीट इंग्लिश मिलेगी। मतलब इंग्लिश ऐसे मिलेगी कि आप किसी भी एग्जामिनेशन की इंग्लिश दोगे आपके मैक्सिमम नंबर आएंगे। कोड आप लगाओगे निमिषा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिले, सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी किया जाए, तो आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लोगे येस ऑफिसर पे जाके। इस पे भी आपका कोड निमिषा ही लगेगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लोगे, कंटेंट निमिषा बंसल, इंग्लिश विद निमिषा बंसल। यहाँ पे आपको सारी PDF और सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी। कोई डाउट कोई क्वेरी होता है हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल कर दोगे तो टीम आपको खुद ब खुद कॉल करेगी। यस, चलो तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।